हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर 1 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 3 यानी कि 3 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जियोग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर? तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालयी नदी हो जाएगी? क्या वह गंगा है, क्या वह यमुना हो जाएगी, क्या वह सतलुज हो जाएगी या फिर रावी नदी हो जाएगी? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सी ट्रांस हिमालयी नदी है। अब ट्रांस हिमालयन रिवर्स होती कौन सी हैं? तो देखो, ये जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स होती हैं यह ग्रेट हिमालयाज के बियॉन्ड से ऑरिजिनेट होती हैं। इनमें एक तो आ जाती है सिंधु नदी, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। एक इनमें आ जाती है सतलुज नदी और एक आप मान के चलो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदियां हैं जिनको हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों में कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो इन तीनों में ऑप्शन सी में सतलुज नदी दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखी ट्रांस हिमालयन रिवर्स। कई बार आपसे सिंपल हिमालयन रिवर्स भी पूछा जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं यह हिमालय में ही उत्पन्न होती हैं और उत्तरी मैदानों से होकर के यह बहती हैं। अब इनमें भी कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि गंगा नदी हो गई, उसी की तरह जो है तो यमुना नदी हो गई और इनकी कुछ एक सहायक नदियां हो गई। तो इनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो हिमालयन रिवर्स भी मैंने आपको बता दिया, ट्रांस हिमालयन रिवर्स भी मैंने आपको बता दिया। 2 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, इरावती नदी, इरावती नदी कहाँ पर बहती है, किस देश में बहती है? ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है, अगर उसको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको अपनी तैयारी को और मजबूत यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इरावती नदी कौन से देश में बहती है? तो ये बहती है म्यांमार देश में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक इंपॉर्टेंट नदी है निपर नदी। आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष कितना चला हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे संबंधित एग्जामिनर बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में देखना पूछेगा ही पूछेगा। अब वो कहाँ से लिंक करके क्वेश्चंस को पूछेगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या यहाँ पर पढ़ते हो। तो निपर नदी कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है यूक्रेन के शहर कीव में, यानी कि यूक्रेन की कैपिटल कीव में। ये आपको ध्यान में रखना है। निपर नदी भी आपको पता चल गया, इरावती नदी भी आपको पता चल गया। और भी अगर मैं बताऊं, जैसे कि डार्लिंग नदी हो गई, ये कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। उसी तरह टाइबर नदी आप सभी को पता होगा कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है इटली के रोम शहर में। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हाइएस्ट माउंटेन्स इन अफ्रीका विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन चेन इज? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत या फिर सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है जो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो सिंपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? तो वो कौन सी है? तो वो है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसकी टोटल हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी टोटल हाइट है 5,895 मीटर, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यही यहाँ से भी आपसे कुछ एक क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूछा गया है, तो कई बार आपसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूछा जाता है या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। उसी तरह एशिया का भी आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का भी पता होना चाहिए। तो वन बाय वन मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है माउंट डेनाली। और माउंट डेनाली की टोटल हाइट कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टोटल हाइट है 6,190 मीटर, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ। कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वो है 6,961 मीटर, ये भी आपको पता चल गया।
उसी तरह अपने एशिया की भी आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक सभी को जो है तो एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक पता होगा ही होगा। तो हमारे एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का भी आपको पता होना चाहिए। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट विंसन मैसिफ। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वो है 4,892 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में बता दिए। हमने यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी देख लिया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक हमने देख ली और उनका एल्टीट्यूड भी हमने देख लिया। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? अब एग्जामिनर को तो पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है माउंट किलिमंजारो। ये तो हर एक बच्चे को पता है और ये उसको भी पता है। तो वो अब क्या कर रहा है? वो इनका एल्टीट्यूड यानी कि इनकी हाइट पूछ रहा है कि माउंट किलिमंजारो की टोटल हाइट कितनी है। तो ये कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह किस जिले में है और उसकी टोटल हाइट कितनी है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके भाई बहन या दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। तो किसके तट पर मन्नार की खाड़ी अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आपसे पूछा गया है, यह किसके तट पर है? तो यह है तमिलनाडु के कोस्ट पर। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये होते हैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस। कुछ एक बच्चे बेसिक पढ़ना ही छोड़ देते हैं और एडवांस की तरफ चले जाते हैं। मैं उन बच्चों को बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपने बेसिक पहले पढ़ना है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एडवांस की तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट अगर आपको बेसिक ही नहीं आता होगा तब फिर कैसे चलेगा? आप सभी को पता है कुछ एक बच्चे जो है तो तैयारी तो कर रहे होते हैं, 1-2 नंबर से वह क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बेसिक पढ़ना वह छोड़ देते हैं और एडवांस की तरफ चले जाते हैं। और यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जहां पर वह कंफ्यूज होकर के गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। तो इन्हीं गलत ऑप्शंस पर टिक करने से आपको बचना है। तो हमने देखा मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तो वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब खाड़ी की यहाँ पे बात आई है तो खाड़ी का भी आपको पता होना चाहिए कि खाड़ी बोलते किसे हैं। तो तीनों ओर से घिरे हुए समुद्र को जो है तो खाड़ी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और भी खाड़ियों की अगर बात करें, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हमने देख ली। कुछ और जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ एक बेसिक सी होती हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, जैसे कि कच्छ की खाड़ी हो गई। उसी की तरह एक बात करें खंबात की खाड़ी हो गई और एक आप सभी ने नाम सुना होगा काठियावाड़ की खाड़ी हो गई। तो ये सारी की सारी ये तीनों खाड़ियां कहाँ पर हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात स्टेट में। कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन को लिंक करके चलते हैं। ये जो मैंने बीच में आपको बताई खंबात की खाड़ी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में गिराती हैं? तो वह ऐसी कौन सी दो नदियां हैं? तो उनमें एक तो नर्मदा नदी हो गई और एक ताप्ती नदी हो गई। मैंने क्या बताया कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में गिराती हैं? तो वो एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ उसी तरह से देखो क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। हमने यहाँ पर देखा था तट, तो कुछ एक तट में आपको बता देता हूँ, कुछ एक कोस्ट में आपको बता देता हूँ, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर बारिश कब होती है? तो ठंड के दिनों में यहाँ पर बारिश होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठंड में आप मान के चलो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में कहाँ पर बरसात होती है? तो वो होती है कोरोमंडल कोस्ट पर। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पर बारिश होती है? तो वो होती है कोरोमंडल कोस्ट पर। और ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ और कोस्ट की भी अगर बात करें जिनमें एक आ जाता है कोंकण कोस्ट। अब ये कोंकण कोस्ट किन किन राज्यों के बीच में है? तो कोंकण कोस्ट पड़ता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के मध्य में। उसी तरह मालाबार कोस्ट का आप सभी को पता होगा कि मालाबार तट कहाँ पर है? तो वह है केरला में। तो कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा?
तो नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, तो वह कौन सा है, तो वह है डोडा बेटा चोटी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नीलगिरी की, तो एक क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है तो 3 राज्यों में पाया जाता है। अब वो 3 राज्य कौन-कौन से हैं? तो उनमें एक तो तमिलनाडु हो गया, उनमें एक तो केरल हो गया और उनमें एक कर्नाटक हो गया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी का विस्तार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश देकर के रखता है और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये आपको पता चल गया। यहाँ पर हमने देख लिया नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा चोटी, इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी हाइट है 2637 मीटर, ये आपको पता चल गया। और यह जो है तो दक्षिणी भारत की सेकंड यानी कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंचा पर्वत या फिर शिखर हम कह सकते हैं, वो है डोडा बेटा चोटी। तो सेकंड है तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन सी में देकर के रखा हुआ अनाई मुदी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा अनाई मुदी पर्वत चोटी। और ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये जो अनाई मुदी शिखर है ये पड़ता है केरला स्टेट में। और इसकी टोटल हाइट भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 2695 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अनाईमुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है डोडा बेटा चोटी। ये मैंने आपको बता दिया। इनका अल्टीट्यूड भी मैंने आपको बता दिया जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। दो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऊंटी, ऊंटी पर्यटक स्थल हो गया। और एक आपसे पूछा जाता है साइलेंट वैली। तो ऊंटी पर्यटक स्थल ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। जबकि ये जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है केरला स्टेट में। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऊंटी पर्यटक स्थल है यह कौन से पर्वत शिखर में पड़ता है, कौन से पर्वत में पड़ता है, तो यह नीलगिरी पर्वत में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो साइलेंट वैली है जो कि केरला में है, ये भी नीलगिरी पर्वत के विस्तार के अंडर ही आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये होते हैं बेसिक क्वेश्चंस। कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात, वार्म ड्राई विंड्स ब्लोइंग डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज आर नोन एज। तो रॉकीज की पूर्वी ढलानों से बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपसे यहाँ पर विंड पूछी गई है यानी कि हवाएं पूछी गई हैं। आप सभी को पता होगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की हवाएं जो है तो बहती हैं। कुछ एक हॉट विंड्स होती हैं, कुछ जो है तो कोल्ड विंड्स होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो रॉकी की पर्वत श्रृंखला है ये कौन से देश में बहती है, तो ये बहती है यूएसए में। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से। तो रॉकीज की पूर्वी ढलानों से बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या नाम यहाँ पर दिया जाता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में कौन सी हवा बहती है, तो वह कौन सी बहती है, तो वो बहती है चिनूक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो वो है यूएसए में। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को लिंक करके पता लगा सकते थे कि यूएसए में कौन सी हवा बहती है, तो वो बहती है चिनूक हवा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो चिनूक हवा से, इससे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, यह कौन से प्रकार की विंड है, कौन से टाइप की विंड है, क्या यह हॉट विंड है या फिर कोल्ड विंड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह एक हॉट विंड है जो कि क्वेश्चन में भी देकर के रखा था, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो चिनूक हवा है ये बहती कहाँ पर है, कौन से देश में यह बहती है, तो यह यूएसए देश में बहती है, ये भी आपको पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ये रॉकी और आपलेशियन पर्वत के बीच में बहती है। रॉकी और आपलेशियन पर्वत के बीच में यह बहने वाली जो है तो हवा है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे इस तरह से घुमा कर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत के बीच में कौन सी हवा बहती है, तो वो भी चिनूक हवा हो जाएगी, चिनूक विंड हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो चिनूक हवा है इसी को आइस हीटर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस हवा को, किस विंड को आइस हीटर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चिनूक को, ये आपको पता चल गया। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको चिनूक हवा से संबंधित बता दिए, वो आपको पता चल गए। अच्छा, ऑप्शन ए में देखो मिस्ट्राल, तो ये मिस्ट्राल ये किस तरह की विंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह एक कोल्ड विंड का प्रकार है, ये आपको पता चल गया, यानी कि यह एक ठंडी हवा का प्रकार है। और ये बहती कहाँ पर है, तो यह जो है तो स्पेन और फ्रांस में बहती है। कहाँ पर, स्पेन और फ्रांस में बहती है, इसलिए इसको जो है तो वहां पर ड्राई लोकल विंड भी बोला जाता है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिस्ट्राल है यह एक कोल्ड विंड का प्रकार है और यह स्पेन और फ्रांस में बहती है। ऑप्शन बी में देखो नॉर्वेस्टर्स। अब नॉर्वेस्टर्स यह किस तरह की विंड है,
क्या यह हॉट विंड है या फिर कोल्ड विंड है? तो ये एक हॉट विंड का प्रकार है, ये आपको पता चल गया। और ये कौन से देश में बहती है? तो ये बहती है न्यूजीलैंड देश में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड देश में। तो यहाँ से भी ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन सी में देखो फोइन, तो फोइन यह एक विंड का प्रकार है। क्या यह हॉट विंड है या फिर कोल्ड विंड है? तो यह भी एक हॉट विंड का प्रकार है, ये भी आपको पता चल गया। और ये कौन से देश में बहती है? तो ये बहती है स्विट्जरलैंड देश में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड देश में यह बहती है। तो चारों के चारों पॉइंट्स जो कि ऑप्शंस में देकर के रखे थे वो मैंने आपको बता दिए। मिस्ट्राल यह एक कोल्ड विंड का प्रकार है, नॉर्वेस्टर्स यह एक हॉट विंड का प्रकार है, फोइन यह एक हॉट विंड का प्रकार है, और चिनोक भी एक हॉट विंड का प्रकार है। और ये कहाँ पर बहती है? तो यह यूएसए में बहती है। तो कहाँ पर यह बहती है? देश भी मैंने आपको बता दिया, और यह कोल्ड विंड का प्रकार है या फिर हॉट विंड का प्रकार है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से हम यही जानेंगे, जब भी मैं आपसे इन चारों के बारे में पूछूंगा ये आपको पता होने चाहिए। हम इन चारों को ही यहाँ पर अभी जो है तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी? तो भारतीय मरुस्थल की यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण नदी है, तो वो हो जाएगी लूनी नदी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इस क्वेश्चन से संबंधित आपके हमीरपुर बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि ये जो लूनी नदी है ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान में रखना है, इसका उद्गम जो है तो अजमेर यानी कि राजस्थान, अजमेर यानी कि राजस्थान के निकट अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब अरावली पहाड़ियों में भी एक पहाड़ी होती है नाग पहाड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर राजस्थान के निकट अरावली पहाड़ियों में भी एक नाग पहाड़ी है, वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये आपको पता चल गया। अब ये जो लूनी नदी है ये कहाँ कहाँ बहती है? तो यह राजस्थान में बहती है। राजस्थान से बहते हुए यह जो है तो गुजरात में जाती है, और गुजरात के कच्छ के रण में, कहां पर? कच्छ के रण में जो है तो यह नदी विलुप्त हो जाती है। ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर क्या बोला, यह नदी जो है तो विलुप्त हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वो हो जाएगी लूनी नदी। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को साल्ट रिवर कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि साल्ट रिवर जो है तो लूनी नदी को ही कहा जाता है। तो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, साल्ट रिवर लूनी नदी को कहा जाता है, और कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वो भी लूनी नदी ही हो जाएगी। तो यहाँ से आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। ऑप्शन ए में देखो नर्मदा, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक पठार से। और अमरकंटक पठार कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। अच्छा, नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऑप्शन सी में देखो कृष्णा नदी। अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी आपसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कुछ एक बच्चे जो है तो कर्नाटक सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको पहले ध्यान में रखना है, यह कर्नाटक से नहीं निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर चोटी के पास से, और महाबलेश्वर चोटी के पास से यानी कि महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो वो है 1400 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लूनी नदी का भी हमने देख लिया। अच्छा, ब्यास जो कि ऑप्शन बी में देख करके रखा है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है, क्योंकि यह हमारे हिमाचल प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैनरहाइम लाइन सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेबर्स, तो मैनरहाइम रेखा निम्नलिखित में से किन दो पड़ोसियों को अलग करती है? तो मैनरहाइम रेखा आपसे पूछा गया है। जिस तरह से आप सभी ने सुना होगा हमारे भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। तो इसी तरह आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मैनरहाइम रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है, तो वह किस किस को अलग करती है, तो वो करती है रशिया और फिनलैंड को। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और रेखाएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं, आप सभी को पता है। एक आपसे पूछा जाता है 38th पैरेलल, और एक आपसे पूछा जाता है 49th पैरेलल। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा 38th पैरेलल लाइन यह किस किस देश को अलग करती है, तो यह नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो 49th पैरेलल लाइन है यह यूएसए को कनाडा से अलग करती है। ये दो क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, मैनरहाइम रेखा यह रशिया और फिनलैंड को अलग करती है। इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो है हिंडनबर्ग लाइन। तो हिंडनबर्ग लाइन यह किस किस को अलग करती है, तो यह जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपको मैनरहाइम रेखा ध्यान में रखनी है, रशिया को फिनलैंड से अलग करती है, और एक आपको हिंडनबर्ग लाइन ध्यान में रखनी है,
यह जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। उसी तरह भारत और चाइना को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो है मैकमोहन रेखा। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, क्वेश्चन ये है डुरंट रेखा, डुरंट लाइन, यह किन दो देशों को अलग करती है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। तो यहाँ से हमने बहुत से पॉइंट्स देख लिए। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, इंडिया की थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बताऊंगा। अगर कोई बच्चा एचपीआरसीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वैसे तो हर एक इंडियन को हमारे इंडिया के बारे में कुछ एक बेसिक सी नॉलेज होनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपको पता चल गया। ये हमने देखा अक्षांशीय विस्तार। और कई बार आपसे देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको पता चल गया, भारत का देशांतरीय विस्तार आपको पता चल गया। कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मान के चलो ये है हमारा इंडिया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो जब भी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे जाए, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। और जब भी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेंगे, तो वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ये देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक बच्चे देखो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको यही बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मान के चलो अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, तब आप क्या करोगे। इसलिए यह बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी हमने देख ली, साथ ही साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, भारत का देशांतरीय विस्तार भी हमने देख लिया। 2-3 पॉइंट मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ, आपने ध्यान से उनको सुनना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है, साउथ वाले पॉइंट का नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर है अंडमान निकोबार। तो बिल्कुल साउथ का अगर आपसे पूछेंगे कि भारत का सबसे साउथ वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है, तो वो है अंडमान निकोबार में। और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है और पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी की तरह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको ध्यान में रखना है, तो वो है इंदिरा कौल, जो कि कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है लद्दाख में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमने देख लिया इंदिरा कौल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी हमने देख लिया, तो वह कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। अच्छा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। कौन सा है, किबिथू, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो किबिथू ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको पता चल गया। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। कौन सा है, गुहार मोती, जो कि कहाँ पर पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात स्टेट में। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताए, ये आपको पता होने चाहिए। जब भी मैं आपसे इन क्वेश्चंस के बारे में पूछूं, आपको पता होने चाहिए। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। बाकी अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है, जब भी आपके एग्जाम्स नजदीक में आ जाए, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हमने पीछे भी जो है, तो पिछली पुरानी वीडियोस में भी हमने ज्योग्राफी के सेक्शंस डिस्कस किए हुए हैं। जो पहले हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा करते थे, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो वो हमारी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लगभग 34 वीडियोस हमने ज्योग्राफी की डाल रखी है। आपको 34 तो नहीं देखनी है, आपको लास्ट की 20 या फिर 25 वीडियोस यहाँ पर जरूर से चेकआउट करनी है। बाकी अभी अभी आपके स्क्रीन पर भी हमारी यह प्लेलिस्ट जो है तो शो हो रही होगी। टोटल 34 वीडियोस हैं ज्योग्राफी की। अगर आप इन वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।